हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, लास्ट वीडियो में संविधान के बारे में बताया था। आज हम उसकी विशेषताओं को देखेंगे, किस तरह हमारा संविधान किसी अदर कंट्रीज के संविधान से अलग है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले विश्व का सबसे लंबा संविधान, हमारा जो संविधान है वो संविधान पूरे विश्व से कंपैरिजन करेंगे तो पूरे विश्व में जितना बड़ा संविधान हमारा है उतना बड़ा किसी और कंट्री का संविधान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान लिख रहे थे तो सिर्फ एक या दो कंट्रीज का संविधान नहीं पढ़े थे, लगभग 60 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। 60 कंट्रीज में उन्होंने पूरा संविधान देखा, संविधान को प्रॉपरली रीड किया और उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें लगी संविधान निर्माताओं ने, वो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, वो पूरी की पूरी अच्छी अच्छी बातें हमारे संविधान में लिखा। लगभग 3 साल लगे संविधान लिखने में और इसमें हर एक छोटी छोटी बातें संविधान निर्माताओं ने यहाँ पे लिख के रखा इस संविधान में, कि आगे चल के किसी के बीच में कोई झगड़ा ना हो, कोई किसी के साथ कोई टकराव ना हो। हर एक धर्म के बारे में देखे, हर एक समुदाय के बारे में उन्होंने क्या किया, इस संविधान में लिखा। हर छोटी छोटी बातें क्या किया, सरकार संविधान निर्माताओं ने क्या किया, संविधान में इंडिकेट किया, संविधान में लिखा है। कि ओरल नहीं बोले, क्योंकि अगर हम लोग ओरली बोलते हैं तो हो सकता है, ठीक है, संविधान में सब पूरी बातें। और अगर आपको पता होगा तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स थे। 395 आर्टिकल का बात कर रहा हूँ मैं, और 8 अनुसूचियां थी। तो 395 में अगर हम बात करते हैं तो टोटल आपका, अगर आपका संविधान देखेंगे तो उसमें अमेंडमेंट होते होते कुछ और चीजें ऐड होते होते आज 470 के आसपास आर्टिकल्स पहुंच चुका है। इतना लंबा, इतना विस्तृत संविधान है हमारे भारत का। और अगर हम बात करते हैं वर्ड का ही, तो वर्ड अगर हम बात करते तो 1,20,000 शब्द भारतीय संविधान में है। वही अगर हम लोग अमेरिका के संविधान के बारे में बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ 7,000 वर्ड ही आपको देखने को मिलेगा। कहाँ का? अमेरिका का। और हमारे देश के संविधान में लगभग 120 वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए बहुत लंबा संविधान लिखा चुका है हमारे देश का। पहला ये विशेषता है। सेकेंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय रूप। अगर हम बात करते हैं सरकार का संसदीय रूप, संसदीय में क्या होता है, संसद जिससे हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संसद में अगर हम बात करते हैं तो पीएम, प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है। अगर हम संसद का लेके चलेंगे तो 2 रूप होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जिसमें राष्ट्रपति का रूल होता है, राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है, और एक संसदीय रूप होता है जिसमें प्रधानमंत्री बड़ा होता है। अगर हम अमेरिका का बात करें, अमेरिका का, यूएसए का, तो उस केस में वहां पे प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होते हैं। और अगर हम इंडिया का बात करते हैं, ब्रिटेन का बात करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली वोटिंग आम जनता करती है। अभी हाल में आपने देखा है कि इलेक्शन हुआ, पीएम का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन हुआ। लोकसभा में लोग आते हैं, वोट करते हैं, और उसमें से जो उन लोग कैंडिडेट होते हैं, वो कैंडिडेट किसी एक पार्टी का होता है, कोई निर्दलीय लेके लड़ता है, और जो पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है, जिसको ज्यादा सीट मिलती है जिस पार्टी को, वो पार्टी क्या होता है, विनर होता है। तो उस केस में ये हमारा संसदीय रूप है। तो वहाँ पे जो भी सब लोग क्या करेंगे, जो जो चुनाव जीते हैं उन लोग अपना एक लीडर चुनते हैं, और जिससे हम उन लोग नॉर्मली पीएम बनते हैं लोग। तो संसदीय रूप है। क्लियर? मैंने क्या बोला, वापस से मैं रिपीट करता हूँ। सरकार का संसदीय रूप में संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनता है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा का इलेक्शन होता है, डायरेक्टली जनता इलेक्शन करती है। जनता क्या करती है, वोटिंग करती है,
उनमें से जो चुन के आता है, जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, उन लोगों में से एक मुखिया, एक लीडर, वो क्या करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये संसदीय रूप है। जिस लीडर का डायरेक्टली इलेक्शन होता है वो सबसे पावरफुल होता है। वही प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बोलने पे काम करते हैं। प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलेंगे कि यहाँ पे साइन करना, वो साइन कर देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है, कुछ पावर प्रेसिडेंट के पास भी। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होते हैं। लेकिन फिलहाल संसदीय रूप में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम सबसे पावरफुल होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है। आगे हम नेक्स्ट रीड करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार, यहाँ पे संविधान की बात करते हैं, संविधान में ये लिखा गया है कि सभी धर्म का सम्मान होता है। यहाँ पे कोई भी किसी के साथ धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करता है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार किसी से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है रिलेटेड टू धर्म। तुम्हारा धर्म ये है तो तुम्हें ये अमाउंट मिलेगा, तुम्हारा धर्म वो है तो तुम्हें ये पोस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकती। सबको सेम नजर से देखना सरकार का काम है, ऐसा संविधान में लिखा है। इसके लिए बोला गया कि सरकार, भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आप कहीं भी रहते हो, कोई भी धर्म है, आप रह सकते हो, आप अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, उसका भी आजादी है। आपको धर्म के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके लिए सेकुलर स्टेट बोला जाता है भारत को। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट विशेषता है हमारे, ये क्या होता है कि सरकार, संविधान की बात करता हूँ, संविधान ने उसमें लिखा गया है कि कोई भी पर्सन अगर वो 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो इलेक्शन में वोट दे सकता है, वोटिंग कर सकता है। हाल अभी देखा रहेगा कि जब वोटिंग हुआ तो वोटिंग में हर 18 साल जो जिसका कंप्लीट हो चुका था, उन्होंने क्या किया, वोटिंग किया, चुनाव किया और वोटिंग किया। उससे क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हर एक को राइट से वोट करने का। यहाँ पे धर्म को बीच में लेकर नहीं आ सकते कि नहीं ये तुम्हारा धर्म का, इस तुम्हारे समुदाय का है तो तुम्हें वोट करने नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। क्लियर में क्या बोलो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप 18 साल के हो, कोई भी धर्म में कहीं भी हो, आप वोट कर सकते हो। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान में स्पेसिफाई किया है इंडियन सिटीजन के लिए टोटल 7 अधिकार है, 7 राइट्स। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब। अब हाल फिलहाल टोटल 6 राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी टोटल 6 राइट्स ही बचे हैं। एक राइट्स को 1978 में निकाल दिया है, जिससे हम लोग बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट्स अब हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। तो जब संविधान बन के दिया तब 7 था, अभी 6 है। 6 कौन कौन से हो सकते हैं कि पहला अगर वो बात करते नॉर्मली तो समानता का अधिकार, सबको समान नजर से देखा जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, आप कहीं भी किसी भी कोने में, देश के कोने में आप रह सकते हो, खा सकते हो, कोई भी अपना व्यवसाय कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र हो आप। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चाइल्ड लेबर को हटाने की, एवोल्यूशन करने का चाइल्ड लेबर का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण हो रहा है तो वहां पे आपको अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, बोल सकते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट सीधा एक्शन लेगी। इसको चाइल्ड लेबर को रिमूव करने की बात कही गई है। अगर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भी धर्म एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो, किसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने धर्म को प्रमोट भी कर सकते हो, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और आता है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। आप अपने संस्कृति को बढ़ा सकते हो, बढ़ावा प्रमोट करो अपने संस्कृति को, अपने कल्चर क्या करो, बढ़ाओ।
ये सब उसके बारे में, ये आपका अधिकार है, ये आपके राइट्स है। कोई भी ये नहीं बोलेगा भाई तू ये कल्चर अपना छोड़ दे, ये कल्चर कोई बनाना नहीं, कुछ नहीं। आप आपका कल्चर है, आप कंटिन्यू करो। एक लास्ट में होता है जिससे हम लोग बोलते हैं रेमेडीज, उपचारात्मक संवैधानिक उपचार जिसे बोलते हैं, राइट टू रेमेडीज। राइट टू रेमेडीज को बोला जाता है कि जितने भी आपके टोटल 6 राइट्स में छठवां अधिकार वो क्या करता है, बाकी 5 राइट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। संवैधानिक उपचार में क्या बोला, जो छठवां राइट्स है उसमें ये बोला गया कि अगर 5 राइट्स का वायलेशन होता है तो छठवां राइट्स आप एक्शन ले सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बोल सकते हो नहीं हमारे राइट्स का वायलेशन हुआ है। ये बेसिक चीजें हैं। फंडामेंटल हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे पूरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा। नेक्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र फ्री न्यायपालिका को संविधान ने फ्री रखा है क्योंकि अगर कुछ न्याय करना होगा तो उस केस में निष्पक्ष होकर, निडर होकर न्यायालय क्या करे, न्याय करे। ये नहीं कि इसका धर्म ये है, ये पैसे वाला है, या ये बहुत बड़ा इंसान है, या ये इतना बड़ा पीएम है, सीएम है और उसने गलत करने का आजादी है, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, न्यायालय को फ्री होकर काम करता है, इससे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। जैसे अगर आप इलेक्शन का बात करते हो, जैसे वोटिंग होता है, सरकार बन जाती है तो विपक्षी वाले उनके बारे में बार बार बोलते हैं कि भाई ये सरकार कुछ नहीं कर रही, वो सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन न्यायालय के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। किसी को अधिकार नहीं है कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट लिखा उसको उसके अगेंस्ट में जाना। इसके लिए स्वतंत्र, इवन विधायिका अगर विधायिका भी क्या कर सकती है, न्यायपालिका के बारे में, उनके कार्यों के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष होकर न्यायपालिका क्या करती, काम करती है। और इसकी जो सैलरी मिलती है भारत की संचित निधि, जैसे बोलते हैं भारत सरकार खजाना, खजाने में सैलरी, इसका खर्चा पूरा से वहां से निकलते हैं। तो ये डिपेंड नहीं है सरकार के ऊपर कि सरकार इसको सैलरी देना। कंसोलिडेशन फंड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संचित निधि, भारत की संचित निधि से इन लोग का खर्चा होता है और कोई भी इनको पे नहीं करता है। इसके लिए क्या होता है, फ्री करके रखा है स्वतंत्र न्यायपालिका को कि आप निडर होके, निष्पक्ष होके क्या करो, न्याय करो। आपके लिए सभी सेम है, चाहे वो 1000 की चोरी किया तो 1 करोड़ की चोरी किया हो, चोर चोर है, आप उसको न्याय देना। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा। अभी मैं बात किया था स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में, यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में ये बोला गया है कि अगर सरकार कोई आदेश देता है, कोई कानून पास करता है, तो उस केस में न्यायालय के पास वो पावर है, वो राइट्स है कि सरकार के आदेशों की जांच कर सके। अगर आदेश जो दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन संविधान में हो रहा है, या कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी प्रोविजन में वो आदेश का वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में संविधान में जो लिखा गया है, प्रोविजन जो लिखा है सरकार संविधान में जो है, अगर सरकार के आदेश, जो सरकार ने आदेश दिया है, जो कानून बनाया है, उसका संविधान में कुछ उल्लंघन हो रहा है, कोई आर्टिकल के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसको अमान्य घोषित भी कर सकता है या वैध अवैध कर सकता है कि नहीं, ये आपका आदेश काम नहीं करेगा, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ये न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ये न्यायालय का पावर है। ये भी हमारी एक अलग विशेषता है संविधान की कि सरकार ज्यादा निरंकुश होकर काम नहीं करता। तो बोला मैं राजा हूं, मैं लोगों ने मुझे इलेक्शन में जिताया तो अब मैं सब कुछ हूँ, मुझे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, ऐसी सरकार नहीं बोल सकती। उसको रोकने वाले न्यायालय। क्लियर है? इसको न्यायालय क्या कर सकते, रिव्यू कर सकती है उसके आदेश का। एकल नागरिकता, एकल मतलब सिंगल सिटीजन। अगर हम बात करते हैं अमेरिका का, तो अमेरिका का जो सिटीजनशिप है, 2 सिटीजनशिप मिलता है वहां पे। पहला, एक देश का अलग से नागरिकता लेना पड़ता है और एक राज्य का अलग से नागरिकता लेना पड़ता है। तो वहां पे ड्यूल सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। आप भारत के किसी भी कोने में रहो, आपको सिटीजनशिप सिर्फ इंडिया का मिलेगा, इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है।
ये हमारा एकल नागरिकता, ये हमारी अलग से विशेषता है। आपातकाल के प्रकार, आपातकाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। संविधान में 3 टाइप्स के इमरजेंसी बताए गए। पहला राष्ट्रीय आपातकाल जिसे नेशनल इमरजेंसी, राज्य आपातकाल स्टेट इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 आर्टिकल दिए हैं, 352, 356 और 360। संविधान में 3 आर्टिकल्स स्पेसिफाई किया है कि इमरजेंसी क्या होता है। ये राष्ट्रीय आपातकाल, अब तक टोटल 3 आपातकाल लग चुका है भारत में। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा था तो उस केस में इमरजेंसी लागू किया था। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा था तो उस केस में सरकार ने क्या किया था, राष्ट्रपति के कहने पे आपातकाल लागू किया था। और हाल फिलहाल 1975 से 77 लगभग 2 साल तक आंतरिक गड़बड़ी की वजह से इंदिरा गांधी जी के कहने पे उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति ने क्या किया था, आपातकाल लागू किया था। मतलब अब तक 3 बार। और ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता क्यों है, जब लगे सरकार को कि नहीं बाहर से आक्रमण होने का चांसेस है या वॉर होने का चांसेस है, सशस्त्र विद्रोह होने का चांसेस है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। कुछ भागों में इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो जाता है, मतलब वॉर वगैरह होता है तो उस केस में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। नेक्स्ट राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल जब ऐसा हो तो बोलते हैं आर्टिकल 356 में, अगर राज्य वो स्टेट प्रॉपर नहीं चल पा रहे, वहां के जो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है, सीएम बन नहीं पा रहा है, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है सरकार बनाने के लिए, या तो वहां पे इलेक्शन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में वहां पे राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं राज्य आपातकाल। इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन जिसे हम लोग बोलते हैं राज्य आपातकाल। वहाँ का प्रॉपर कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है उस स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं क्लासरूम जैसा, तो क्लासरूम में कोई टीचर नहीं है तो बच्चे लोग आवाज करते हैं, तो कोई प्रिंसिपल सर आते हैं पूरे क्लास को कंट्रोल करने के लिए कुछ टाइम के लिए। तो सेम राज्य आपातकाल में भी होता है। एक क्लासरूम मतलब एक राज्य में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट आता है, पूरा कंट्रोल, पूरा पावर राष्ट्रपति के पास होता है। वो क्या करता है, पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है, इसलिए बोलते हैं ना राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उससे राज्य आपातकाल बोलते हैं आर्टिकल 356 में। एक होता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक ये एक बार भी लगा नहीं है, और राज्य आपातकाल तो मोस्टली हर एक राज्य में लग चुका है। वित्तीय आपातकाल अभी तो एक बार भी नहीं लगा है। ऐसा कब होता है, जब सरकार को लगे कि नहीं भाई हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे नहीं है सरकार के पास, तो उस केस में ये घोषणा कर सकते कि फाइनेंशियल इमरजेंसी चालू हो गया है। तो जो भी सरकारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनकी सैलरी कट कर सकते हैं सरकार, क्योंकि फाइनेंशियल पैसा ही नहीं है सरकार के पास खर्चा करने के लिए, तो उस केस में कुछ डिडक्शन करके अपने पास सरकार रख सकती है, पूरा सैलरी नहीं दे सकती। ऐसा कुछ इमरजेंसी कर सकती है सरकार राष्ट्रपति के कहने पे, उससे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये हमारी कुछ बेसिक चीजें, बेसिक नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की विशेषता। याद रखना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम देते रहो तो पॉलिटी का लेसन, पॉलिटी का सब्जेक्ट तो रहता ही है, और पॉलिटी सब्जेक्ट रहेगा तो ये टॉपिक के बिना वो पॉलिटी नहीं रहेगा, अधूरा रहेगा पॉलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको 2 बार 3 बार देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। ओके, थैंक यू।